तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय से आभारी। मुझे मालूम है अब धूप धीरे धीरे बढ़ने लगी और बहुत तेज है। यकीनन अब आने वाले समय में थोड़ा सा दिक्कत होती है शो में आने में, लेकिन आप तब भी समय निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब? गाजियाबाद से हैं। बहुत शुक्रिया कि मुझे मालूम है 5-10 मिनट जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं खड़े होइएगा, और उसके बाद फिर जब काम खत्म हो जाए। जी नमस्ते बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मयूर विहार से। दिल्ली के लोग हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ इधर आज आपका? आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? करावल नगर, दिल्ली से आए हैं जी। कोई काम था इधर कैनॉट प्लेस से? कैनॉट प्लेस था। हाँ जी, बहुत अच्छी है ये जगह तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। भाजी आज आपका नंबर जरूर आएगा, जरूर आएगा, यकीनन आएगा। बहुत 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं। तो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हाई कोर्ट में करते हैं या 30 हजारी? कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है साहब पाजी आपका? बलवीर सिंह संधू। बलवीर सिंह संधू। और आपका? राहुल अग्रवाल। आप भी वकील हैं? दोनों लोग, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। बहुत अच्छी। सोनीपत से, बहुत अच्छी बात है। पानी मिला आपको? पीना नहीं मिला? मैं देता हूँ, रुकिए 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 रुकिए, बहुत गर्मी है। हाँ जी, ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमान जो हमारे साथ, पहले मैं मुद्दा बाद में बताता हूँ, पहले तो मुद्दे आपके एक दो लोग जो आप जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, और जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराते हैं। आज छोटा पैनल है मेरे पास। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पिछले 3 महीने में राहुल गांधी जी ने बिहार की यात्रा की 3 बार। कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, जाना चाहिए। चुनाव भी है, और अगर उसको चुनाव से ना भी जोड़ा जाए तो कहीं कोई भी जा सकता है और जाना चाहिए। और उन्होंने जो यात्रा की वो है पलायन को लेकर, जो बिहार से पलायन होता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर। जनवरी से तीसरी ये यात्रा है उनकी, और वो लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो जो उन्होंने बात बोली वो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, और आज का मौजू वही है, उसी पर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और महिला ये सेकंड क्लास सिटीजन है। ये सेकंड क्लास सिटीजन है, यानी फर्स्ट क्लास सिटीजन बाबूजी आप हो गए, पुरुष हैं इसलिए आप फर्स्ट हो गए, लेकिन अगर आप बाकी इन 3-4 कैटेगरी में नहीं आते हैं या आते हैं तो फिर आप तय करेंगे, वरना फिर आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं। जी, ये उन्होंने कहा कि आप फिर सेकंड क्लास सिटीजन हैं। तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना की, अब बात वहां जातिगत जनगणना से ऊपर और आगे निकल चुकी है। यानी जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद अब बात आगे तेलंगाना में आगे निकल गई। मैंने प्रधानमंत्री, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है और सामने रखा है कि 50% आरक्षण की नकली दीवार जो है वो गिरा देनी चाहिए, और अगर आप आरक्षण की इस नकली दीवार को नहीं तोड़ेंगे तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम स्वयं ही खुद ही इस दीवार को गिरा देंगे। यानी 50% की आरक्षण नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण और ज्यादा होना चाहिए। इस बात को कह रहे 50% ही क्यों, इससे ज्यादा। चुनाव मुझे मालूम है बिहार में ही होने हैं, और आपकी जो आंखें हैं, जो निगाहें हैं, वो मुझसे ज्यादा तेज हैं, और मुस्कुराहट में जो अर्थ छिपा होता है वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। यकीनन आप यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं की मट्टी में पले बड़े हैं, हम भी यहीं के पले बड़े हैं, तो हम सारे लोग परिचित तो सब चीजों से हैं कि कौन कितना कहां कितने पानी में, और कौन कितना कहां कितने पानी में, हम सब जानते हैं। बोल मछली, ये बोलना भी नहीं पड़ेगा कि बोल मेरी मछली कितना पानी, हरा समंदर गोपी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी। कितना पानी? मछली को क्या बताएं कितना पानी। आए बाबूजी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बुजुर्ग हैं, आ रहे हैं। पानी पिलाओ इनको, बाबूजी को पानी दो पहले। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हाँ सेकंड क्लास सिटीजन महिलाएं हैं, वो कहते हैं कि दलित हैं, और वो तमाम कैटेगरी बताते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने मुसलमानों के बारे में नहीं कहा है, वो पहले कह चुके हैं उस बारे में, तो उस पर इस बार उन्होंने छोड़ दिया। प्रभात जी कैसे सेकंड क्लास सिटीजन, ये मुझे बताया जाए।
और 50% का आरक्षण वो कहते हैं ये दीवार गिरा दी जाए, और अगर आप नहीं गिराएंगे तो हम ही इस दीवार को गिरा देंगे। अब सवाल ये है पांडे जी, प्रभात जी, ये बताएंगे कि कैसे होगा ये सारा काम? सबसे पहले आपने कहा कि दोयम दर्जा कैसे। हाँ। जब एक दलित बेटी को उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में रात के 12 बजे सारे नियमों को ताक पर रखकर केरोसिन डाल करके उसका अंतिम संस्कार करके सबूत छिपाया जाएगा, मिटाया जाएगा और अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा, तब कहना पड़ेगा कि दलित दोयम दर्जे का है इस देश में। जब मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का मनमौजी कार्यकर्ता पेशाब करता हुआ दिखेगा, तब कहा जाएगा कि आदिवासी इस देश के अंदर दोयम दर्जे का है। जब दिल्ली की सड़कों पर देश की बेटियों को, और मामूली बेटियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सम्मानित चैनल है, पूरा देश पूरी दुनिया देखती है इसको, वो बेटियां जो हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत के लाती है, तिरंगे को लहराते हुए जब वो घूमती है स्टेडियम के अंदर, तो 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन बेटियों को जब इस दिल्ली में रोडों पर घसीटा जाएगा, तब कहना पड़ेगा कि देश की बेटियां, देश की महिलाएं, देश की नारी शक्ति दोयम दर्जे की हो चुकी है। अब आते हैं आरक्षण की बात पर। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई। वो 1947 से लेकर के आज हम 2025 में खड़े हैं। हमारी भी सरकारें रही, हमसे भी कमियां हुई और हमने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया, लेकिन जब जाकर के आप दलितों के पांव धोते हो प्रधानमंत्री जी, और आज की घटना मैं बताऊं, आज मैं भटकने नहीं दूंगा डिबेट को, आज 2 घटना इस देश में हुई है, इस देश को दोहरा मार पड़ रहा है। 19 लाख करोड़ से ज्यादा जो हमारे छोटे निवेशक थे शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरता है मोदी जी के मित्र, तू तराक वाली भाषा जिससे प्रयोग करते थे ट्रंप साहब के काम। देखिए एक मिनट बात, आप जब तक आरक्षण पे बोलते रहे, जब तक दलित पे बोलते रहे, मैंने बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन अगर आप खुद ही कहते हैं कि हम आपका नियम नहीं तोड़ने देंगे, तो अगर आप नियम तोड़ेंगे तो तुरंत मैं आपको टोक दूंगा। मैं आपसे आप जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले ये क्या गलती, नहीं, मैं आपसे पूरी फाइनेंशियल डिस्कशन करूंगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा कि क्या गलती तो मैं जानूंगा आपसे, लेकिन मुझे ये बताइए कि पहले तो ये बताइए, क्योंकि 70 साल आप रहे इस देश में, तो मुझे ये बताइए कि आपसे क्या गलती हुई थी, ये पहले मैं जान लूं, तो फिर बहस को मतलब पहले इनसे जान लेते गलती क्या हुई, और फिर वो जब ये आएंगे तो उस गलती को दोबारा दोहराएंगे नहीं, तो वो मैं जान लूं पहले कि दोबारा पहली गलती आपसे क्या हुई, दूसरी गलती क्या हुई, तीसरी गलती क्या हुई। कितना हास्यास्पद लगता है कि देश की मीडिया प्रधानमंत्री जी की भाषा बोल रही है, जब देश की मीडिया 70 बरस कहती है तो माननीय मोरारजी देसाई जी को भूल जाती है, माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल जाती है, देवे गौड़ा साहब को भूल जाती है, बीपी सिंह जी को भूल जाती है, चंद्रशेखर जी को भूल जाती है, गुजराल साहब को भूल जाती है, और मोदी जी को भी भूल जाती है। सारे नाम गिनाए, नरसिंहा राव को भी भूल जाती है। नरसिंहा राव नाम नहीं याद आया होगा। रुकिए गुरुजी, इतना मैंने पूछा था, हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी, तुम्हारे पास जवाब नहीं, मैं देता हूं, इतना पानी है, चुल्लू भर पानी, उसे डूब के ये बता रहे हैं इतिहास। सत्ता से दूर रहना और मछली का पानी से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, कान इधर से पकड़ो घुमा दो, और ऐसा घुमाओ कि मतलब समझ में ना आए। बस दोयम दर्जे के हैं आप, सेकंड की क्लास सिटीजन हैं आप। नहीं रुकिए, आप आपने भाषण दे लिया, अब मैं आपको, अरे रुको मेरे भाई। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते जाएंगे, ऐसे बोलते जाएंगे। ये बात कहते हैं कि पलायन को, आदरणीय राहुल गांधी जी को अपना पलायन खुद रोकना चाहिए। कमेठी से वायनाड, कभी बिहार, कहाँ कहाँ भागते हैं। वो बात करते हैं दलितों की।
अरे साहब, आपके पास में तो वायनाड की सीट थी, किसी दलित कैंडिडेट को चुनाव लड़ा देते, वहां पे तो आपने परिवार के अपनी बहन को टिकट दे दिया। आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का बड़ा अच्छा मौका था, किसी दलित को, किसी ओबीसी को बनने का मौका देते, लेकिन आपने खुद बनने का, खुद चुनने का मौका दिया कि हम खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। जाहिर सी बात है कि आपके जो यात्राएं चलती हैं वो केवल यात्रा चलती है खुद के विकास के लिए, ना आप अपनी पार्टी का विकास देखते हैं और ना आप विकास देखते हैं जनता का। आप तो, हम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो वहां तेजस्वी यादव जी जो भी 40-50 सीट जीतने की हैसियत में रहते, आप तो जाएंगे उनको भी निपटा देंगे। नहीं इमरान, नहीं मैं आ रहा हूं। वो जो गठबंधन वाला है वो दूसरा हिस्सा लेके आऊंगा, इमरान मसूद जी ने बोला है, वो मैं दूसरा हिस्सा लेके आऊंगा। लेकिन नहीं 10 सेकंड नहीं, मैं आपको 15 सेकंड देने वाला हूं। काहे मैं 10 सेकंड में अपने को निपटा रहे हो? मैं तुम्हें 15 सेकंड देने वाला हूं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि इससे क्या मतलब है? लोग जानना चाहते हैं कि डिबेट में तो कोई मतलब होता नहीं है किसी को, और ना कोई तर्क सुनने आता। सारे लोग पढ़े लिखे रोज पेपर पढ़ के आते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये आरक्षण की दीवार तोड़ देनी चाहिए, तो तुम मुझे बस सिर्फ ये बता दो कि आरक्षण की दीवार ये जो तोड़ रहे हो 50% से, आरक्षण कितने % ले जाना चाहते हो? ये जानना चाहता है जनता। ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ले आते हो भैया जी, ये बड़ा मुश्किल है। ना 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 ना, मुझे तुम सीधे बताओ। पांडे जी, राहुल नहीं, हम पलायन का तो पलायन वाले, सुनो मेरी बात, सुनो। नहीं मैं दूंगा, नहीं जवाब लेने को नहीं। पंडित जी पहले ये बताओ, नहीं आप पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा बोल देना। आपकी बात पर आ जाऊं, पहले इन्होंने प्रश्न किया मुझे। अच्छा तुम चलो इनकी बात, मैं क्योंकि मैं इस पार्टी यहाँ पे चीजें रखने के लिए हूँ और संचालन के लिए हूँ, जिससे तुम्हारी बात मानूंगा मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर देना कि पंडित जी ये 50% तोड़ के कहां तक जाए? मतलब 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, ये बात तुम बता दो, या 70% होना चाहिए, या 80% होना चाहिए, ये तुम बता देना, ये बस। और उसके बाद तुम पहले, और तुम पलायन पर इनका बता दो। इन्होंने कहा पलायन की बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी अमेठी लड़े, वायनाड लड़े, रायबरेली लड़े। भाई गुजरात से भी कोई बनारस आया था ना, वो पलायन था क्या था? और सुनो, अरे पलायन करके ही आए थे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से राहुल जी पर आ जाएंगे, रुकिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुझे बड़ी सहानुभूति होती है। ये कह रहे हैं कि राहुल जी एलओपी बने, किसी दलित को बना देते। भाई साहब, वो चुनाव की प्रक्रिया होती, इतना ज्ञान तो आपको होना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, सांसद बोलते हैं, सांसद का जो बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन में होता है। अनुरोध भाई, थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान। अभी सवाल मेरा आया नहीं है, तो तुमने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वैसे ही एलओपी चुने जाते हैं। हाँ तो बस हो गया फिर, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, तो बस हो गया फिर। नहीं तुम या तो बेवकूफ हमें समझ रहे हो, या ये जो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं ये बेवकूफ। बात मान लिया मैंने, बात मान लिया। तो अब तुम आओ मुद्दे पे, ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कितना आरक्षण होना चाहिए? मुझे ये जानने का हक है कि अगर कांग्रेस कह रही है कि ये आरक्षण की दीवार गिरा देनी चाहिए, तो ये आरक्षण 100% होगा या 80% होगा या 90% होगा, ये मुझे जानने का हक है। परसेंटेज में आप जाइए, मेरा मानना है कि अंतिम अरे अमेरिका से निकलो बाहर, क्या लगा करके बर्बाद कर दिया देश को। अमेरिका में क्यों फंसे हो अनुरुद्ध भाई? मोदी जी भी फंसे, आप भी फंसे हो अमेरिका में। आते हैं आरक्षण पे। आरक्षण में जब तक अंतिम व्यक्ति का उद्धार यथोचित न हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़ा है हिंदुस्तान का 140 करोड़ में से, उसका उद्धार यथोचित नहीं होगा, हम आरक्षण को वहां तक लेके जाएंगे। आप इसको परसेंटेज में मत पूछो प्रतीक भाई, ये परसेंटेज नहीं, भावनाओं की बात है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात है। आगे बड़ी जो चिल्ला रहे थे, अभी बहुत देर से भाषण दे रहे थे, जानने का हक है कि भाई तुम्हारा आरक्षण कितनी दूर तक। भाई आरक्षण की दीवार गिरा रहे हो कि आरक्षण की दीवार गिर जानी चाहिए, 50% नहीं। संविधान की किताब तुम्हारे पास रहती है, सुप्रीम कोर्ट के जो नहीं अब तुम मेरी बात सुनोगे ना, अब तुम मेरी बात सुनोगे बड़े ध्यान से। संविधान की किताब आपके पास रहती है, आरक्षण की दीवार आप गिराना चाहते हैं और आरक्षण की दीवार गिरा के बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो मुझे ये जानने का हक, रुकिए सर मैं आ रहा हूं, तो मुझे ये जानने का हक है कि 50% के अंदर नहीं, 60%, 70%, 80%, कहां तक
हैं? बहुत सिंपल है, मुझे मालूम है तमिलनाडु का आपके पास जवाब तय है। अब आप मुझे मालूम है तमिलनाडु का उल्लेख कर देंगे कि जहां पे जितना है, लेकिन मुझे यह भी बता दीजिएगा फिर कहां तक की लकीर खींचेंगे और लकीर कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, आप बोलिए, आप जो बोल रहे हैं। ये 500 साल तक ले जाएंगे आरक्षण का उदाहरण। ठीक है, ले जाना चाहिए, लेकिन बताए ना, डेट तो बताए ना 500 साल तक ले जाना चाहते हैं। ये बताए ना मुझे कि 500 साल तक ले जाना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 335, इन दोनों को जोड़ के उस समय मंडल आयोग के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि एक गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिए, तब 50% आरक्षण की सीमा। मतलब आप ये मानते हैं कि गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए? है ना, ये शब्द नहीं, शब्द नहीं, आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये भारतीय संविधान इस्तेमाल कर रहा है सर। है नहीं, तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ना घबराइए। जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मैं उसी शब्द का आपको दोहरा के दे, गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, जी। गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिए। हाँ। और जो वंचित तबका है उसको लाभ भी मिलना चाहिए। तो 16(4) और 335, इन दोनों के मिश्रण से सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाई थी। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार मामला उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना का मामला उठा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में अलग अलग समूहों के, अलग अलग जातियों के लोग हैं कितनी संख्या में, उनकी वो संख्या, हम लोग को SC ST की जनगणना तो होती रहती है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी जनगणना होती है, लेकिन बाकी समूह के लोग कितने ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए वो कहता है कि गिनती करेंगे और गिनती में जो संख्या आएगी उसके आधार पर संतुलन बना के, ये 50% पे मामला तय नहीं होने वाला है। ये 50% की पंक्ति को आगे बढ़ा के ले जाना पड़ेगा। और हमें लग रहा है राहुल गांधी इसमें कहीं कंफ्यूजन में नहीं है। 2022 से जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, लगातार हर प्लेटफॉर्म पे इस पंक्ति को लेके बिल्कुल दोहरा रहे हैं और इसके साथ मजबूती से खड़े। उन्होंने ये भी चीज कहा है, चुनाव में हारे या जीते, लेकिन वो इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर है। वो तो इसके बाद अब बहस में एक चीज और आगे बढ़ी कि अति पिछड़ा, एक तो पिछड़ा था और एक शब्द और कॉइन हुआ, वो अति पिछड़ा। तो कहां तक जाएगा ये जानने का हक सबको है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी 10 सेकंड सिर्फ मेरा अधूरा रह गया था। ये कहते हैं कि दलितों का सम्मान, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति कैंडिडेट हुए, कांग्रेस वाले भागे, दलित तो वो भी थे। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की कैंडिडेट हुई, ये समर्थन साहब नहीं दलित थे कि उनके रंग को लेके, उनके जाति को लेके इन लोगों के उल्टे सीधे बयान आते रहे। इनके बड़े नेताओं को राहुल गांधी जी कभी डिफेंड नहीं करते थे। राहुल गांधी जी ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, अमेरिका में जाके बोलते हैं। इनके राहुल गांधी जी के बाबूजी राजीव गांधी जी कहते हैं जात न पात पे वोट लगाओ, वोट मारो हाथ पे, और बेटा कहता है जात मतलब हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट दो। तो ये तो अंग्रेजों से ज्यादा गए गुजरे निकल गए कि कैसे इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा करा दो, जाति का आधार बंटवारा करा दो। लेकिन आरक्षण देने की बातें भाग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे और उसमें कभी डिफेंड नहीं किया। सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। और ये एक बात अरे मीडिया ये भी तो बताइए मीडिया कि इस देश के प्रधानमंत्री चाइना जाकर के कहते हैं कि भाई साहब जन्म लेने में जन्म होता हुआ कि नहीं हुआ था। राजीव गांधी फाउंडेशन पीएम केयर फंड को कितने चंदे आ रहे हैं? पीएम केयर फंड को कितने चंदे आ रहे हैं? ऑडिट क्यों नहीं करवाते पीएम केयर फंड का? पैसे कहां से आता है, कौन कहां खर्च होता है हिम्मत इस सरकार की? करवाओगे पीएम केयर फंड का ऑडिट? करवाओगे पीएम केयर फंड का ऑडिट? अरे सरकार लड़ रहे थे, गलवान में सैनिक आपस में लड़ रहे थे, तब बैठ के चाइना तक डिबेट भटक गई। भटकना नहीं चाहिए, आज कांग्रेस की जिम्मेदारी है डिबेट। कहा तो उसने भटकने नहीं देंगे। मैं फिर घुमा के लाता हूं वहीं पे। मेरा तो काम ही यही है, घुमा के उसी जगह लेके जाना। और पूछना पड़ेगा आपसे, नहीं कैसे नहीं, अरे कैसे, अरे वाह, आपके कहने से थोड़ी ना चलेगा। बुलाना क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए। जी जनाब, कहां से आना हुआ? दिल्ली से हूँ। नहीं, रहने वाले कहां के? गोरखपुर से हूँ मैं। अच्छा, वही मैंने पूछ रहा था कि लिखा हुआ था कबारे पे गोरखपुर, और वो पढ़ लिया था मैंने। नहीं। तो क्या करते हैं साहब आप? मैं यहाँ एक मार्केटिंग कंपनी में हूँ। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है आपका। जी मैं ये कहता हूँ, ये आरक्षण क्या है? मैं तो कहता हूँ आरक्षण आर्थिक आधार पे करो ना, क्यों जात पे करते हो? समाज को बांटना चाहते हैं आप लोग। और कहते हैं राहुल जी कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, जातिगत जनगणना। क्या कहते हो आप? समाज एक दूसरे से, ठाकुर ब्राह्मण सब लोग अलग अलग हो जाएं, आपस में लड़ते रहे जो अंग्रेजों ने किया। नहीं भाई आप जब आप दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते हैं, जब आप ये सब तर्क हैं, और ये तर्क हैं बराबर आते हैं। मैं आ रहा हूं शैलेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जब आप ये कहते हैं कि पुजारी दलित, हालांकि उसके भी उन्होंने उदाहरण दिए, तो ये फिर कैसे होगा? समाज में कैसे एका आएगा? और आप एक तरफ बांटते हैं, घोड़े पे चढ़ने नहीं देंगे दूल्हे को। क्यों नहीं चढ़ने देंगे? आप हंसिए नहीं, ये इसको मैं धृष्टता मानता हूं और इसको मैं बेइज्जती मानता हूं। जी देखिए, ऐसा है
ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे गांव में, मैं जहाँ रहता हूँ, कौन ब्राह्मण सा गांव है? एक जगह है गोला बाजार में, वहाँ पे सारे ब्राह्मण हैं, पूरा ब्राह्मण का क्षेत्र है। हरिशंकर तिवारी हमारे विधायक रहे 15 से 20 साल। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अनुसूचित जात जनजाति। हो सकता है आपने चश्मा पहना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है जी जनाब। प्रतीक जी, आज हाउसफुल है, एक अच्छी बात है। विषय है आरक्षण का, तो सबसे पहले उसी पे बात। नहीं, ये बात राहुल जी ने कहा कि ये आरक्षण की दीवार, प्रधानमंत्री से कहता हूं आरक्षण की दीवार तोड़ देना चाहिए, और ये 50% का आरक्षण का दीवार तोड़ के, अब वो उसका कहने का मतलब है ये आगे होना चाहिए और होना चाहिए। उसी पे बात करते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, मेरा सबसे एक आग्रह है, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कितने लोग हैं जो आरक्षण से लाभान्वित हैं? जरा हाथ ऊपर कर दो। यहाँ पे जितने तमाम अच्छी संख्या में लोग खड़े हुए, सीरियसली कहना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करके मैं पूछूंगा भी कि आप जो मतलब किस विभाग में, किस पद पे हैं, जो पूछूंगा। जो जरा मेरे को बता दो भैया, कौन व्यक्ति यहाँ पे जो आरक्षण से लाभ मिला है, जिसको जो है? मोदी जी को। आप देखो, ईमानदार नहीं, देखिए मोदी जी को मिला, इन्होंने मान लिया कि अब प्रधानमंत्री जो हैं वो आरक्षण से, यही तो बात मैं अपने, यही बात तो मैं बड़ी देर से पूछ रहा था, यही बात मैं यही बड़ी देर से पूछ रहा था कि आखिर खेल कहां पे आएगा। मैं यही, पंडित जी अब बात सुनो पूरी, मैं आऊंगा, शैलेंद्र जी मैं आऊंगा। देखिए मैं पूछ रहा था कि आरक्षण का लाभ तुमने बताया ना, तो मैंने कहा इसके मतलब वो वहीं से आते हैं, उसी तबके से आते हैं, तो इस देश का प्रधानमंत्री वही है। हाँ जी, जो नाम ले रहे थे। मैंने ये प्रश्न क्यों किया है, राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से जो है वक्तव्य देंगे, लेकिन ये इतनी गंभीर समस्या है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर हाई कास्ट के लोग भी होंगे, जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, सब होंगे। जो मैं एक बात आपसे कहता हूं, जब आप ये, नहीं बिल्कुल आपसे, आप बहस इसलिए है ही नहीं, जब आप ये कहते हैं कि यहाँ कितने लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला, तो हो सकता है अभी भी सोसाइटी में वो चीज ना आया हो, इतना कॉन्फिडेंस ना आ पाया हो। अगर मैं हाथ उठाता हूं ऐसे कि मुझे आरक्षण से लाभ मिला है, तो मेरे जो बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति है, अच्छा बेटा तुम वहां से आते हो, उस क्लास से आते हो, तो अभी, और यही तोड़ना था, और इसीलिए आरक्षण था, यही सिस्टम तो डिबेट ये नहीं होती है, डिबेट यही होती है कि मन में जो चल रहा है, अगर मैंने हाथ उठा दिया होता और मैं होता और मुझे आरक्षण का लाभ मिला होता, तो बगल वाला, अच्छा तो तुम ये हो, इसलिए तुम यहां, अच्छा अच्छा अच्छा, इतने अच्छे लगते हैं कि वो आदमी सोचता है यहां से चले जाओ या डिबेट में खड़े ना रहो। हैं तो कई लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, अच्छी बात है, स्वागत है, मैं पूछता भी नहीं हूं, और मुझे पूछने का वो भी नहीं है कोई, लेकिन डिबेट का एक लेवल है, डिबेट वहां तक पहुंच जाती जब आप पूछते हैं, तो मुझे इस बात पे लेकर बड़ा सा हुआ। और दूसरी तरफ कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भैया जी आपकी डिबेट में सारे तो सवर्ण ही आते हैं, पढ़े लिखे बड़े लोग आते हैं, वो लोग आते ही नहीं है, ये भी कहा जा सकता है, बड़े आसानी से ये भी बोला जा सकता था। इसलिए इस सवाल पे मैंने कहा शैलेंद्र जी अपना बात पूरी करेंगे। आप प्रतीक जी बीच में टोकना मत, मैं पहली बार कह रहा हूं आपसे, जो समस्या जो है ना, इन लोगों को हमसे नहीं है ना आपसे है, जो है समस्या इनको इन्हीं के उस घर में से है। वो कैसे है सुन लीजिए, जो है जो क्रीमी लेयर डेवलप हो रही है ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर। कुछ दिन पहले आपकी डिबेट में एक प्रोफेसर साहब आते हैं जेएनयू के, वो कहते हैं मेरे पिता ने आरक्षण का लाभ लिया, मैंने आरक्षण का लाभ लिया, तो बाकी के लोग जो मैला उठाने वाले, कब नंबर आएगा जरा प्रतीक जी जरा बताएंगे ना आप? अगर इसी दिशा में हम जाएंगे ना, तो मैला उठाने वाले का नंबर कभी नहीं आएगा, लिख के लीजिए बोर्ड पेपर। नहीं आएगा, 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 मैं कहता हूं आएगा। जब वो कहते हैं, कांग्रेस कह रही है कि मैं हाशिए पे जो एकदम अंतिम व्यक्ति है वहां तक आरक्षण रहेगा, तो आएगा, उसका भी नंबर आएगा। इस पे एक मिनट क्रीमी लेयर पे माननीय उच्चतम न्यायालय जो है फैसला देता है और कहता है कि इसकी जो है सब कैटेगरी बना दो, लेकिन ना ये समर्थन देने को तैयार है, कोई भी तैयार नहीं। कारण उनका हक छिन जाएगा और जिनको जरूरत है वो उनको मिल जाएगा। ये है इनका आईना, ये है इनका आईना। ये सामंती सोच है और देश देख रहा है। सामंती सोच। ये आते क्या कर रहे हैं, ये आते क्या कर रहे हैं, आते ही कर रहे हैं यहाँ खड़े लोगों। और इसे कहते हैं कि बंदर ले भागा अस्तुरा, अस्तुरा मेरे पास था। वृंदावन गए हैं बाजी, वृंदावन गए हैं, चश्मा लगा के ना जाना वृंदावन, ने बंदर ले जाता है ये खट से। हमने बोला और भैया ने लपका के लाओ, अरे ये सामंती सोच। अरे भैया समाज तो मुझे याद है 47 में जरूर ऐसा रहा होगा, मैंने बचपन में भी देखा है, छुआछूत मैंने देखा है, अभी भी है, मैं मानता हूं सर, आई एग्री।
आई एग्री कहीं के। हाँ जी, राहुल गांधी जी अपनी पार्टी से ओबीसी उम्मीदवार करते प्रधानमंत्री के लिए। अरे नहीं, वो पार्टी गांधी परिवार की वजह से ही जुड़ी है, वो नहीं हो सकता। नहीं, वो तर्क दे रहे, मैंने उनका तर्क काट दिया। अच्छा, तुम कह दो कि ना, या तो तुम ये कहना चाहते हो कि गांधी परिवार से नहीं जुड़ी है, नहीं तो तुम ये कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और वो दलित समुदाय से आते हैं, इतना आपको जानने की आवश्यकता। तुम्हारा सवाल क्या था? अब ये बहस लड़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी पीएम उम्मीदवार किसी और को कर दें, कोई तोता ना बैठा है, किसी दलित को कर दें। तो प्रधानमंत्री जी आरएसएस की तोता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि भैया अपना घर देखो, दूसरा घर अपने आप ही प्रेशर पड़ जाएगा। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन अगर प्रेशर डाल देंगे तो उनके यहां तो खुद ही प्रेशर पड़ जाएगा। आप अपना घर देखो पहले, ये कह रहे हैं वो ये कह रहे थे। जी शैलेंद्र जी को बात नहीं, शैलेंद्र जी बुरी बात करेंगे। इन्होंने बीच में प्रधानमंत्री जी का नाम जिक्र ले दिया। अरे स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह पूर्वत में फैसले लेते थे, आज भी फैसले ले रहे हैं, तो आपको आईना देखने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने कहा ना क्रीमी लेयर की बात, अगर ये सही मायने में सामंतवाद क्या है, ये सामंतवाद हम और आप नहीं है, सामंतवाद उन्हीं के घरों में ये लोग पैदा कर रहे हैं। जो है तमाम वो लोग, चाहे ओबीसी में, चाहे एससी में या एसटी में, वो क्रीमी लेयर अगर हम पैदा हो जाएगी तो कहां रुकेगा ये कहां रुकेगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछो, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड वही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सामंतवाद क्या होता है सर? नहीं, मैं सबसे पहले नहीं सर, मैं सवाल का जवाब पूछा, वही बहस आगे बढ़ेगी। सामंतवाद क्या है? यथास्थिति को बनाए रखना, समाज में जो वर्चस्व वाले लोग हैं वो वर्चस्व को बनाए। तो यानी बेटा, मैं राजा, मेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटा। अरे मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, अति पिछड़े से आता हूं, मैंने नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूं कि शैलेंद्र जी ने कहा भाई अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत लागू हैं। 1992 में जब इंदिरा साहनी केस ने मंडल आयोग को अनुमति दी तो वहां पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत के साथ ही लागू है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में तो आप बात ही नहीं कर सकते। और एससी एसटी के संदर्भ में सुन लीजिए, एससी एस नहीं, बिल्कुल गलत। आप अन्य पिछड़ा वर्ग में पहले से ही क्रीमी लेयर 1992 से लागू है, तो ये तो तथ्यात्मक तौर पे सही हो जाइए। दूसरी चीज, एससी और एसटी के मामले को लेकर तो मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि वहां पे केवल आर्थिक विभाजन की स्थिति नहीं है, वहां पे भी भैया जी ने बिल्कुल सही कहा, वहां पे भेदभाव की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, वहां पे तो भाई ओबीसी, वहां पे यादव मुख्यमंत्री थे, वहां पे अखिलेश यादव, उनके जाने के बाद तमाम आरोप लगे कि जो है कि मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुला गया। अभी कन्नौज में भी वो घटनाक्रम देखा। तो समाज में जो ये भेदभाव की स्थितियां जो है वो दलितों के संदर्भ में और आदिवासियों के संदर्भ में है, वो उसको आप क्रीमी लेयर से नहीं जोड़ सकते। वाह, अगर मान लीजिए किसी भी प्रमाइश को धुल दिया तो वो आरक्षण थे क्या? वो अरे रुकिए ना, गंगा जल कोई खराब चीज है क्या? गंगा जल कोई खराब चीज है? दूसरा, अरे दूसरा, अरे रुको ना एक मिनट, नहीं तो ये नहीं, उसका तो क्या था ये तो जानना पड़ेगा। सुन लो, खड़गे साहब को आरक्षण की आवश्यकता है, अखिलेश यादव को आरक्षण की आवश्यकता है, लालू यादव को आवश्यकता है, स्टालिन को आवश्यकता है, इनको आरक्षण की जरूरत है या मेला धोलाने वाले को जरूरत है? जरा बताइए आप। जो ये तमाम वो लोग, मैं बराबर कह रहा हूं, हम और आप जो है न एससी के दुश्मन हैं, हम और आप न सामंतवाद फैलाने वाले हैं। सही मायने में समस्या यहां से पैदा हो रही है। राइट, बीजेपी देखिए, बात ये हो रही, सामंती सोच ऐसी होती कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सरकार इतने दिन तक था, बात बिल्कुल सही का महिला ढोने वाले को वहाँ रिजर्वेशन नहीं था। विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से जो कश्मीर के अंदर आए थे नहीं था। जब मोदी जी बने, गरीब का बेटा चाय वाले का बेटा बनता है, तब उन्होंने आरक्षण वहां पे दिया। और ये झूठे और फरेबी लोग ये आरक्षण, ये तो जाके कहते हैं आरक्षण चोर हैं, चारा चोर कहता है आरक्षण चुरा लो। किसके लिए मरते हैं ये लोग? ये ओबीसी का आरक्षण काट के, लिंगायत समूह काट के वहां पे मुसलमानों का आरक्षण देते हैं, यहाँ पे जा देते हैं कि वहां पे कोई आरक्षण नहीं दिया गया। और यहाँ पे लालू प्रसाद यादव कहते नहीं भैया, आरक्षण पहले ओबीसी से काटो, एससी से काटो, और किसको आरक्षण दो धार्मिक आधार पे। इन लोगों की मानसिकता में केवल है। और ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए, बड़ी शर्म की बात है, नाक में अंगुली खोद के, ऐसे नाक में अंगुली डाल के राहुल गांधी जी उनके सदरी पे पीछे पहुंचते हैं, मतलब डस्टबिन समझते हैं। नो, आई वोंट टेक इट। नहीं,
मैंने नो 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 नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं लूंगा नहीं ठीक ठीक नहीं जी समाजवादी पार्टी मतलब असलियत बता दे तो बड़ा बुरा नहीं आरक्षण का मुख्य उद्देश्य तो था, जैसे आप बता रहे थे कि जो शैक्षणिक स्तर पर पीछे रह गए हों, सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े रह गए हों, जो कहीं भी सामाजिक धारा में पीछे छूट गए, उनको आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया। अभी बात हुई कि उसका कहाँ तक पहुँचाया जाए। बात पहुँचाने की नहीं है, बात यह कि जो आप बात कर रहे थे गुणवत्ता की, गुणवत्ता यह कि जो लोग वास्तव में नीडी हैं, जिन लोगों को आवश्यकता है, क्या आरक्षण उन लोगों तक पहुंच रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कि कई बार हम ये भी मानने को तैयार हैं कि समरथ को नहीं दोष घुसाई, जैसे जो थोड़े सबल लोग थे उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, उसका लाभ लिया। उस जगह जो लोग बहुत कमज़ोर थे, पिछड़े थे, दलित थे, आदिवासी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें आज भी नहीं पता है कि फॉर्म निकला है, उन पर उतने पैसे नहीं कि फॉर्म के पैसे लायक नहीं है, तो ये लोग न नौकरी का लाभ ले पाते। और दूसरा, सरकार भी तो नौकरी निकाले, आरक्षण पर तो लठ बज रहा है। सरकार ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन बाद में 10 साल में केवल 7 लाख नौकरी मिली। सरकार को ध्यान इस पर देना चाहिए, जब 7 लाख नौकरी निकलेंगी या फिर नौकरी नहीं कहीं आ रही तो आरक्षण पे तो हम समुदाय में केवल लड़ते रहेंगे। अरे नौकरी तो पहले निकले और उसका लाभ मिले। राइट, नौकरी नहीं मिली मगर सवाल यह है कि लड़ाई आखिर किस बात की है। बिहार में चुनाव तो पहले भी हुए थे और पहले भी हो रहे थे, लोकसभा चुनाव हुए। लड़ाई दरअसल इस पर नहीं है, लड़ाई बिहार में जाति का जो समीकरण है वो इतना तेज है, इतना शार्प है कि उसको लेकर चुनाव में बहुत सारी नोकझोंक उसी को लेकर है। और ओबीसी और अति पिछड़ा 2 शब्द ऐसे हैं जिसको कि बिहार की राजनीति में सब लोग जानते हैं और नया कॉइन है वो, और वो सारे लोग उसी पे तमाम सब आसपास की चीजें जुट रही हैं। और यही मौजूदा जो परसेंटेज है या जो कहा जा रहा है 15 कुछ फीसदी है सवर्ण, और बाकी आप सारा हिसाब लगाइए तो उसमें अति पिछड़ा ओबीसी तमाम सारी कैटेगरीज हैं। जी शैलेन जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि एक तो बात आती है सामाजिक समरसता की, दूसरा आता है जो आर्थिक तौर पे उनका उत्थान की। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है आरक्षण से लाभ जो है ना आर्थिक तौर पे होता है, ना कि सामाजिक जो समरसता फैलती। सामाजिक समरसता कैसे फैलेगी? जब जो उच्च पदों पे आसीन अन्य जातियों के लोग, चाहे वो एससी में हो या एसटी में हो, जो बड़े जो आर्थिक तौर पे सबल हैं, जो सरसब्ज हैं, वो अपने घरों में उन छोटे परिवारों से या मतलब कम जो है उत्थानित परिवारों से बहन बेटियों को अपने घर में लाएंगे। सामाजिक समरसता तो तभी फैलेगी ना, ऐसे तो हो नहीं सकती है टेलीविजन पर बैठ के कुछ भी बोलो को उत्थान हो जाएगा। अरे भैया मेला वाले के यहाँ घर से जो है शादी करके दिखा दो ना, दिखा दो आप जो कौन सा एससी लीडर, कौन सा जो है ओबीसी लीडर, कौन सा एससी लीडर करके दिखा दे, जो मैं उसके पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा अगर दिखा दे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सही मायने में कोई भी जो जाति का जो अगुवा बने हुए ना, जो क्लेम करता है कि नहीं हम ओबीसी का उत्थान करेंगे, समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन वही है। ठीक है कांग्रेस। अभी मेरे भाई ने कहा और कबूला, और मुझे खुशी है कि अच्छे व्यक्ति हैं, कबूल लेते हैं। इन्होंने कहा कि आज भी समाज के अंदर ये चीजें बनी हैं, और मैंने पहले प्रतीक भाई आपका सवाल था आरक्षण कितने परसेंट तक, मेरा जवाब इनकी बातों को और पुष्ट करता है कि जब तक अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का यथोचित उद्धार नहीं हो जाता तब तक आरक्षण इस देश के लिए जरूरी है। और दूसरी बात, इन्होंने आरक्षण तो जरूरी है, आरक्षण कौन हटा रहा है? एक मिनट पर पूछ रहे हैं कहां तक। अरे रुकिए, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल भावना को ही कहीं ना कहीं से खंडित करने का काम किया। ये क्या कह रहे हैं कि ये तो रहेगा? अरे दुबे जी नहीं रहेगा, देश जागृत हो रहा है। आज जो हम जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो ये मनसा है ना, इस मनसे पर पानी फेरा जाएगा। पता चलेगा देश के पिछड़ों को, देश के दलितों को, देश के वंचितों को कि उनकी संख्या कितनी है, और जितनी संख्या उतना अधिकार। राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं इस देश में कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई, क्यों नहीं मिलना चाहिए? दुबे जी आकर के यहाँ भाषण बिल्कुल नहीं, त्याग तो आप ही से सीखना पड़ेगा कि त्याग जो है वो उसकी धारा जो है वो वहीं से निकलेगी, और त्याग में सब लोग सर्वोपरि हैं, सारे लोग सर्वोपरि हैं, सब लोग सर्वोपरि हैं। त्याग तो देना ही पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं काम बनेगा। और सबने बड़ा त्याग किया है। हाँ जी, हाँ श्योर, जरूर। आप बहुत देर से, मैं माफी चाहूंगा। कांग्रेस वाले भैया बता नहीं पाए कितना परसेंट आरक्षण होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ बताने की।
ये जातीय जो गणना हो रही है इसीलिए हो रही है कि कौन कौन सी जाति घनी पिछड़ी रह गई हैं, वो अलग अलग हो जाएगा तो बता देंगे कितना परसेंटेज चाहिए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, जिसको बता नहीं पा रहे हैं कि अगर सब अलग अलग हो जाएगा कौन जाति कितनी कितनी है तो बताना आसानी रहेगा कितना परसेंटेज चाहिए, तब वो कैलकुलेट होगा, अभी कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये कैलकुलेट हो काहे के लिए रहा है? ताकि आरक्षण कितना कितना उसको मिलना चाहिए, जिस पर ज्यादा जा रहा है उसको कम करें, जिस पर कम ज्यादा करें, ताकि इक्वलिटी सबके बीच में आए। और कम ज्यादा जिसको मिल रहा है उसको कम कर पाएंगे? करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए। अगर दीवार तोड़नी पड़े तो तोड़ दो, सही के लिए दीवार तोड़नी पड़े तो तोड़ ठीक, दो। थैंक यू। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ संविधान ये अम्बेडकर ने लिखा है, लेकिन संविधान में 10 साल के लिए लिखा गया था आरक्षण। मैं जनरल से आता हूँ, जनरल के लिए कहीं दर्जा है ही नहीं। अरे नहीं, बैठो चुपचाप अभी किनारे। हाँ। अरे बैठो चुपचाप, अभी वो बात नहीं कर पाएंगे आपसे, अभी नहीं कर पाएंगे बात आपकी, नहीं अभी नहीं कर पाएंगे बात आपकी, अभी बैठिए, अभी बैठिए। हाँ हाँ, अभी तुरंत आ रहा, मेरे कान में पड़ गया है कि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था 10 साल के लिए, है तुरंत मेरे कान में आया आवाज। अभी अभी आपको समझ रहे हैं आप? हाँ तो बैठिए, अभी किनारे बैठिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जब कांग्रेस के प्रवक्ता या राहुल गांधी जी कोई भी नेता रिजर्वेशन, दलितों, ओबीसी, इनकी सबकी बात करते तो ऐसा लगता है कपिल शर्मा अपने कॉमेडी सर्कस में कुछ जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैंने डेटा वाइज, एग्जाम्पल वाइज बता दिया, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं। ओबीसी नेता सीताराम केसरी जी थे ना, उनको उनकी धोती खोल के बाहर फेंका गया था, तो जाहिर सी बात है आपकी मानसिकता। अरे ज्ञान नहीं भैया, डेटा सारे पड़े हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप स्मार्ट समझते हैं, अगर आप स्मार्ट समझते हैं, राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दूंगा मैं बिल्कुल बहुत संयमित बहस करता हूं। अगर आप स्मार्ट समझते हैं अपने ज्यादा, तो मैं यहीं पे खोल दूंगा, फिर आप चिल्लाएंगे। नाक खोदने वाले वो मैंने नहीं, तमाम बड़े नेशनल न्यूज चैनल उनके पोर्टल पे हर जगह बेल है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि उनके क्या सदरी में नाक खोद के पूछते हैं, मतलब दलितों का आप ये सम्मान करते हैं, दलितों का आप ये सम्मान करते हैं। अगर यही बोलूं मैं, न्यूज 18 इस बात को एक्सेप्ट कर। अरे तुमने तो मीडिया को पहले ही सान के किनारे कर दिया था, तो मैं कैसे बताऊंगा? अब तुम एक तरफा बोल लो। मत रोकिए। कभी वो धोती खुलवा रहे हैं, कभी नाक में उंगली करवा रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। आप दोनों लोग, आप सुनिए मेरी बात। जब मीडिया चिल्ला रहे थे, आप दोनों लोग नहीं थे जब वो घटना हो रही थी। आपको पता ही नहीं, जब सीताराम केसरी के घर से जब वो घटना हो रही थी, ना तो आप थे और ना ये बीजेपी वाले उस समय थे। आप दोनों लोग नहीं थे। मैं जरूर मौजूद था, मैं मीडिया में आ चुका था और रिपोर्टिंग में था। तो आपको तो वो इस घटना का नहीं, उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा मैं सामयिक, मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा। हाँ, अरे आपको आपके बाल बता देंगे कि आपने देखी है, तो वो ना तो वो बीजेपी वाले बता पाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं थे, अनिरुद्ध भी नहीं थे, और वो पढ़ी हुई बात बता रहे हैं और वो भी रटी हुई बात बता रहे हैं, तो यकीनन वही बता पाएगा जो उसमें मीडिया में था। जी समाजवादी पार्टी। हाँ जी, देखिए आपके ही चैनल पे आ रहा है कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो महंगाई बढ़ाई है, दूसरी डिबेटों में उलझाई रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि सामाजिक स्तर पर, जैसे आप कह रहे थे कि अभी भी ये हालत है कि कोई दलित है, पिछड़ा है, कैसे अभी भी घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो इनको बता दिया कि आपकी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप सवर्ण हैं, अभी बात नहीं करूंगा मैं, और मेरा मूड भी नहीं है। लेकिन आपसे भी एक सवाल है, आप तो पैरोकार है ना, तो सवाल लोग पूछते हैं ना, जो इन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि जो मैला ढोते हैं उनको कितने फीसदी आपने अपने घर में एंट्री दी है। हम भी तो सवाल पूछ सकते हैं ना आपसे पलट के, हम भी तो आपसे पूछ सकते हैं कि आदि पिछड़े को लिए आप कितने जागरूक हैं, आपने कितनी जगह बनाई पॉलिटिकल सिस्टम में, आप क्या त्याग, ये बता रहे थे ना मुझसे, त्याग की बात पूछ रहे थे दधीच की तरह। हाँ मुझे मालूम है, तो मैं मालूम है, ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कितनी जगह बनाई है अति पिछड़े या अति दलित के लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शैलेंद्र द्विवेदी जी की बात से मैं बहुत सारी चीज़, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात फैक्ट है कि बहुत सारे लोग वकालत करते हैं लेकिन उस वकालत पर लेकिन खरे नहीं उतरते, ये बात बिल्कुल सही, इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामाजिक समरसता या सामाजिक भेदभाव मिटेगा तभी कि जब आप नीचे जाएं, और ये बहुत लोगों में है कि तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया आप सवर्ण थे, आपने पूछा था कि ये कब तक रहेगा, तो सवाल का जवाब ये है कि आप धैर्य रखिए, आप त्याग के लिए तैयार रहिए, फिलहाल वो कोशिश करेंगे।
फिलहाल वो कोशिश करेंगे, वो बात तमाम तरह से बात हो, गलत वो नहीं बोल रहे हैं, दुबे राघवेंद्र समाजवादी पार्टी के गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और उन्हें स्वीकार कर रहे हैं वो इस बात को, लेकिन वो जगह स्पेस नहीं बना अति पिछड़े के लिए, अति दलित के लिए, और वो स्पेस बनना चाहिए, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में हो और चाहे सोशल सिस्टम में हो। जी ऑफ कोर्स। देखिए अभी जैसे बात हो रही थी, बात वहीं आ जाती है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तो क्यों मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया? क्या एक पिछड़े मुख्यमंत्री का यह अपमान नहीं था? एक मंदिर में जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के उस मंदिर की धुलाई करते हैं, मतलब आप अपमान कर रहे हैं, और लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना ये चाहते हैं। राइट, ठीक है, टेक योर पॉइंट। देखिए, जब ये लोग जाति के आधार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो बड़ी विडंबना होती कि भारत में इतनी पॉलिटिकल पार्टी बनी जाति के आधार पे, लेकिन उनके नेता जो हैं हजारों करोड़ की संपत्ति, मैं एक एक बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, मतलब कोई और यादव गरीब नहीं हो सकता, कोई और यादव चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हो सकता इनकी पार्टी में, बनेंगे तो केवल अखिलेश यादव बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बनेंगे। लालू जी बिहार में जाते, कोई और यादव नहीं, केवल अगर बनेंगे कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या सीएम कैंडिडेट बनेंगे, केवल तेजस्वी यादव बनेंगे, उसके बाद स्टालिन बनेंगे। उसके अरे आरएसएस में जाओ ना, किसी का बैन नहीं, जिसका मन कर राष्ट्रवादी विचारधारा तो जाना चाहे जाओ, हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा अपनाने की। जब देश के अंदर अगर आप जाते हैं तमिलनाडु तो स्टालिन जी बनेंगे, अगर आप जाते, देखिए बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तब मैं नाक खोदने वाली बात करता हूं, तब इनको बुरा लगता है, फिर इनके धोती उतरने वाली बात करता हूं। अरे वो जो जरूरी बात तो नहीं है, कोई जरूरी नहीं, नहीं, वो जनता की बात। ये कह रहे ना उसके क्यों धोएगा गंगा जल से? तुमने भ्रष्टाचार इतना किया था समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी जी की ये जनवरी से लेकर तीसरी बिहार की यात्रा, मैंने कहा यात्रा अच्छी बात है, यात्राएं होनी चाहिए, और इसमें कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये नहीं थी, बात दरअसल ये थी कि जो बात उन्होंने कही, बोले ये लोग जो हैं, इसमें उन्होंने नाम लिया कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला ये सेकंड क्लास 2M दर्जे के सिटीजन हैं। और जो बात उन्होंने कही कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा है कि 50% आरक्षण की नकली दीवार बना रखी, दीवार जो है वो नकली है, अगर आप आरक्षण की इस नकली दीवार को नहीं तोड़ेंगे तो हम गिरा देंगे। ये बातचीत थी, जातिगत जनगणना की बात थी, उसको लेकर बात हो रही थी, तमाम सारे इस मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला था, बहस बड़ी गर्मा गर्म हुई। पत्रकार जी बोलना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका। नहीं देखिए, एक चीज, चूंकि गठबंधन पे प्रथम खंड में चर्चा नहीं किया था, चुनाव है बिहार। नहीं, अगर आप कहना चाहते हैं कि उस पर नहीं किया था तो मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ दिया था, मैंने कहा था, बीच में जिक्र आया था। इमरान मसूद जी, आपका बयान है, सांसद हैं कांग्रेस के, ज्यादा सीट तो देनी ही होगी, गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी ना है। वो इस बात पे कह रहे हैं, आरजेडी के मुद्दे पे कह रहे हैं कि आरजेडी को ज्यादा सीटें देनी होंगी। समंदर में जब तूफान ज्यादा होता है तो छोटी कश्तियों को लहरें खा जाती हैं, छोटी कश्तियों को लहरें खा जाती हैं। ऐसे तूफान में बड़े जहाज की सवारी करनी पड़ती। बड़ा जहाज यानी वो कह रहे हैं कांग्रेस है और आरजेडी को ज्यादा सीटें देनी चाहिए। रहने दीजिए, गठबंधन हम कर लेंगे, एक समय में कांग्रेस ही देश चलाती है। सवाल यह है कि गठबंधन की राजनीति में और गठबंधन की नीति में कितना भरोसा और कैसे, ये तमाम सारे सवाल। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को मैं याद करता हूं, तो वहां पे अगर उस समय 69 सीट कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस उसमें केवल 19 सीटें जीत पाई थी। तो अगर गठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, वो कांग्रेस का हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस तथ्य से परिचित है, और वहां से ही आप देखिए कि बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही है, बिहार में प्रभारी बदल दिए गए, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी को देखना चाह रही है कि कांग्रेस के कारण से जो नुकसान 2020 की स्थिति में हुई थी, वो नुकसान की स्थिति 2025 में ना हो। चूंकि देखिए, आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जो वहां पे वामपंथी पार्टियां हैं 29 सीटों पे लड़ी, उनका भी प्रदर्शन काफी शानदार रहा, चाहे माले हो या तमाम दूसरे लोग, लेकिन इनका प्रदर्शन खराब रहा। हमें लग रहा है उस संदर्भ में ये पूरी कोशिश बिहार में चल रही है। इसलिए जनवरी में यात्रा हुई राहुल गांधी की, फरवरी में यात्रा हुई, और राहुल गांधी आज भी बिहार के यात्रा पे हैं, और बिहार की जो सबसे गंभीर समस्या है पलायन का मामला, उसको उठा रहे हैं वो। तो इन संदर्भ में उनकी यात्राओं को हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैं खारिज नहीं करता, चुनाव है, चुनाव वाले राज्य में सभी लोग जाएंगे, और वहां पे राहुल गांधी भी उस जगह पे यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं दूसरे संदर्भ में नहीं देखता। हमें लग रहा है कि घटक दल में अगर कोई भी एक कमजोर कड़ी रहेगा तो फिर भाजपा के लिए स्थितियां मजबूत होगी, एनडीए के लिए राइट। बीजेपी, देखिए,
इंडिया अलायंस के अंदर की बात है, हम लोगों को कहना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि 99 में से 64 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जो है अन्य विपक्षी दलों के सहारे जीती है। ये समाजवादी पार्टी के सहारे खड़े, ये खुलेआम कहते हैं अगर हम 7 सीट ना जिताते तो 1-2 सीट बड़ी मुश्किल से जीतते। यही हाल तेजस्वी यादव है, वो भी कहते, क्योंकि सब राहुल गांधी को लाइबिलिटी समझने लग गए हैं। इवन कांग्रेस के भी लीडर राहुल गांधी को लाइबिलिटी, ममता बनर्जी अलग धमक देती हैं, उमर अब्दुल्ला अलग धमक देते हैं, AK स्टालिन वो क्या कहते हैं तमिलनाडु में अलग बोला जाता है। तो जाहिर सी बात, डूबती हुई नाव पे कोई सवारी नहीं करना चाहता है, क्योंकि डूबती हुई नाव है वो, और राहुल गांधी को रियली सब लाइबिलिटी समझते हैं। देखिए, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कहते हैं जब से इमरान मसूद कांग्रेस में लौटे हैं तब से वफादारी साबित करने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपनी नीतियां, अपने नेता और अपने नारों पर। समय समय उठने वाली हिंदू मुसलमान की लहरों का सामना समाजवादी पार्टी ने किया है। तो वो बातचीत का सिलसिले में वो ये INDIA के ब्लॉक में समाजवादी पार्टी जवाब दे रही है इमरान मसूद के। जी देखिए, सबकी अपनी अपनी ताकत है, संगठन है, और सबको पता है कि वो किस राज्य में कितनी सीट जीत सकता है, उसकी हैसियत वहाँ पर क्या है, क्योंकि संगठन का विस्तार कितना है वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कारण ये है, ये मैं अभी के पास आ रहा हूँ, समझ गया ना आप? बिल्कुल समझ गया। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूं कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, जहां पर डेमोक्रेसी है। नहीं तो यहां तो पार्टियां ही चुरा ली जाती है। भैया महाराष्ट्र गए, 2 पार्टी चुरा ली, बिहार गए, एक RCP सिंह एपिसोड हुआ था 1, अभी RCP सिंह एपिसोड 2 चल रहा है बिहार के अंदर। अब नीतीश बाबू कहाँ हैं मुझे नहीं खबर, लेकिन अगर नीतीश बाबू होश में होंगे तो वो इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि RCP सिंह चैप्टर 2 चल रहा है बिहार में। अब JDU निकलने की तैयारी बीजेपी की है। हम तो अपने गठबंधन के हर साथी को अपने बराबर का समझते हैं, और बिल्कुल अभी आपने कहा ना कि हम उनके बदौलत आए। अरे भैया, 2 सीट वाली पार्टी ये बात बोल रही है, पूरी दुनिया को गठबंधन का पाठ पढ़ाते थे वाजपेयी जी, आज ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। बस इसके बाद आप दलों की पार्टी राइट प्रभात जी अभी कुछ चंद महीने गुजरे हैं जो साथी के बारे में बात कर रहे थे ना, दिल्ली चुनाव हुआ है जो है, तो जेठानी और देवरानी क्या किस तरह समझते हैं वो सब ने देखा। दिल्ली जो है राज्य के अंदर जो है, पंजाब में भी जो है देखने को मिलेगा। तो ये कहना अलग है, अगर सही मायने में ये प्री पोल अलायंस इनका हो तो 543 सीटों पे लोकसभा चुनाव पे पहले ही जो है एक सीट पे एक कैंडिडेट हो, लेकिन नहीं रहा। तो लोकतंत्र कहाँ है? ये सही मायने में कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है ना वो ग्रीडीनेस है। इतना ज्यादा जो है महत्वाकांक्षी लोग हैं कि इनका न तो एक नीति है न कार्यक्रम है, इसी वजह से वो चल नहीं पा रहे जो